काली अंधेरी रात थी और राजस्थान के जोधपुर के पास कांकणी गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक गोलियों की गूंज ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। यह आवाज सिर्फ एक शिकार की नहीं थी, बल्कि ये आवाज थी एक ऐसी दुश्मनी की शुरुआत की जिसने बॉलीवुड के सबसे मशहूर सुपरस्टार और भारत के एक खूंखार गैंगस्टर को आमने सामने ला दिया। एक तरफ देश का कानून और दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जो जानवरों को अपने बच्चों से अधिक मानता है। सोचिए, एक छात्र जो पुलिस वाला बनना चाहता था, वो कैसे बन गया जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसे आज कुछ लोग विलन कहते हैं तो कुछ लोग एक क्रांतिकारी और देशभक्त। आज की कहानी में हम जानेंगे उस लॉरेंस बिश्नोई का सच, जो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर भी दुनिया हिलाने की ताकत रखता है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 से, जब राजस्थान की रेतीली जमीन पर बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। उस वक्त सलमान खान सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थे, बल्कि लाखों दिलों पे राज करते थे। अक्टूबर की वह रात थी जब शूटिंग से वक्त निकालकर सलमान खान और उनके साथी कलाकार शिकार के लिए निकलते हैं। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस काले हिरण का शिकार करने जा रहे हैं वो उनके गले की हड्डी बन जाएगा। बिश्नोई समाज के लिए काला हिरण सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि वो उसे अपने गुरु जम्भेश्वर भगवान का अवतार मानते हैं और उनकी रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। जब गोलियों की आवाज सुनकर गांव वाले भागे तो उन्होंने देखा कि एक जिप्सी वहां से भाग रही थी और जमीन पर दो काले हिरण मृत अवस्था में थे। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की उम्र मात्र 5 साल की थी। जी हां, सिर्फ 5 साल। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ घटनाएं इंसान के जीवन की दिशा बदल देती हैं। बिश्नोई समाज का वो गुस्सा और वो कस्में उस छोटे से बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गई थी। अब हम कहानी में पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई है कौन। पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है दुतार वाली। इसी गांव के एक बेहद ही अमीर और रसूखदार परिवार में 12 फरवरी 1993 को एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता पंजाब पुलिस में सिपाही थे, लेकिन बाद में वो खेती संभालने लगे। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। जमीन जायदाद इतनी थी कि आप गिनते गिनते थक जाएं। बचपन में लॉरेंस का नाम लॉरेंस नहीं था, बल्कि घर वाले उसे प्यार से कुछ और बुलाते थे। लेकिन क्रिश्चियन स्कूल में अध्ययन करने की वजह से और गोरा रंग होने के कारण उसका नाम लॉरेंस रखा गया। बचपन से ही उसे शान और शौकत से रहने का शौक था। वो शिक्षा में भी ठीक था और खेलों में तो उसका जवाब नहीं था। वो एक बेहतरीन एथलीट था और उसे पहलवानी का भी शौक था। घर वाले सोचते थे कि हमारा बेटा पुलिस अफसर बनेगा या कोई उच्च अधिकारी बनकर परिवार का नाम रोशन करेगा। किसे पता था कि यह युवक पुलिस की वर्दी तो नहीं पहनेगा, लेकिन पुलिस की नाक में दम जरूर कर देगा। लॉरेंस अपनी शुरुआती शिक्षा अबोहर से पूरी करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़, जो कि पंजाब की राजधानी है और यहाँ की पंजाब यूनिवर्सिटी उत्तर भारत की राजनीति की हब मानी जाती है। यहाँ आने तक लॉरेंस बिल्कुल सीधा सादा युवक था। उसे बाइकों का शौक था, उसे महंगी वाहनों का शौक था। कहते हैं कि कॉलेज के दिनों में वो लाखों रुपए की बाइक लेकर घूमता था और हजारों रुपए दोस्तों पर खर्च कर देता था। वो यारों का यार था। अगर किसी दोस्त को कोई तकलीफ होती थी तो लॉरेंस सबसे पहले आगे आता था। यही वो वक्त था जब उसके जीवन में छात्र राजनीति यानी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की एंट्री हुई। कॉलेज में चुनाव का माहौल था और जोश और जवानी अपने चरम पर थी। यहीं से वो रास्ता शुरू होता है जो उसे अंधेरे कुएं की तरफ ले जाने वाला था। चंडीगढ़ की हवा में ही कुछ अलग बात है। यहाँ की पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन यानी स्टूडेंट यूनियन का दबदबा वैसा ही है जैसा देश की संसद में राजनीतिक पार्टियों का होता है। लॉरेंस बिश्नोई ने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां उसने सोपयू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पोस्टर लगाना, रैलियां निकालना और छात्रों की मदद करना। लेकिन धीरे धीरे वर्चस्व का संघर्ष शुरू हो गया। यह वह दौर था जब लॉरेंस की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो आगे चलकर उसका राइट हैंड बनने वाला था, और उसका नाम था गोल्डी बरार। जी हां, वही गोल्डी बरार जो आज कनाडा में बैठा है। इन दोनों की दोस्ती कॉलेज कैंटीन और चुनाव प्रचार के दौरान हुई। दोनों के विचार मिलते थे
और दोनों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण करने की आग थी। साल 2010 और 11 के आसपास विरोधी गुटों से छोटे मोटे संघर्ष शुरू हुए। पहले तो बात सिर्फ गाली गलौज और धक्का मुक्की तक सीमित थी, लेकिन फिर बात इज्जत पर आ गई। कहते हैं कि जवानी में जब खून गर्म होता है तो इंसान परिणाम की परवाह नहीं करता। लॉरेंस छात्र संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन विरोधी गुट ने उसे चुनाव हारने पर मजबूर कर दिया, या यूं कहें कि राजनीति के दांव पेंच में वो उलझ गया। बस यही वो पल था जब एक स्टूडेंट के हाथ में कलम की जगह हथियार आ गया। पहली बार जब लॉरेंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो वो महज एक मामूली विवाद की थी। उसने विरोधी गुट की वाहनों में आग लगा दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन वो जल्द ही जमानत पर बाहर आ गया। जेल की हवा ने उसे सुधारा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा निडर बना दिया। उसे लगने लगा कि सिस्टम से लड़ने के लिए पावर चाहिए, और वो पावर उसे बंदूक की नली में नजर आई। धीरे धीरे उसके नाम के आगे कई और केस संलग्न होते गए। मारपीट, हत्या का प्रयास और जबरन वसूली। अब लॉरेंस सिर्फ एक छात्र नेता नहीं रह गया था, बल्कि वो एक उभरता हुआ गैंगस्टर बन चुका था। उसके साथ युवाओं की एक विशाल संख्या शामिल होने लगी थी। कॉलेज के युवक उसे अपना भाई, अपना मसीहा मानने लगे थे। वो उनके विवाद सुलझाता, उन्हें प्रोटेक्शन देता, और बदले में वो उसके लिए जान देने को तैयार रहते। यही वो समय था जब उसने अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया। उसने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लोकल अपराधियों से संपर्क साधा। गोल्डी बरार के साथ मिलकर उसने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिससे वो पुलिस की गिरफ्त से दूर रहकर भी अपना काम कर सके। साल 2014 आते आते लॉरेंस बिश्नोई का नाम पुलिस फाइलों में टॉप पर आ गया था। एक बार पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान वो पकड़ ढहा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका खौफ इतना फैल गया था कि प्रमुख व्यापारी और बिल्डर उसके नाम से कांपने लगे थे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अब वो जेल जाने वाला था, और जेल ही उसका नया ऑफिस बनने वाली थी। जेल को आमतौर पर सुधार गृह कहा जाता है, जहां अपराधियों को सुधरने का मौका मिलता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों के लिए जेल एक सुरक्षित पनाहगार और नेटवर्किंग का अड्डा बन गई। जब उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तो पुलिस ने सोचा कि अब शांति हो जाएगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। जेल की चारदीवारी के अंदर से लॉरेंस ने अपना सिंडिकेट चलाना शुरू कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने जेल की सलाखों को बेअसर कर दिया था। लॉरेंस जेल के अंदर से ही अपने गुर्गों को निर्देश देता था। वो व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके फिरौती मांगता और हत्याओं की साजिश रचता। उसका नेटवर्क इतना मजबूत हो गया था कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश तक उसके तार फैल गए। कहा जाता है कि उसके गैंग में 700 से भी ज्यादा शूटर्स शामिल हैं, जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मौत की नींद सुला सकते हैं। जेल में रहते हुए उसने दूसरे प्रमुख गैंगस्टर्स के साथ हाथ मिलाया। उसने जग्गू भगवानपुरिया और काला जठेरी जैसे कुख्यात अपराधियों के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन इतना खतरनाक था कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लॉरेंस बिश्नोई की एक और खासियत थी जो उसे बाकी अपराधियों से अलग बनाती थी, और वो था उसका दिमाग। वो कभी भी खुद अपने हाथ गंदे नहीं करता था। वो सिर्फ आदेश देता था और काम बाहर बैठे उसके लोग करते थे। गोल्डी बरार, जो कि शिक्षा के लिए कनाडा चला गया था, उसने वहां से विदेशी ऑपरेशन संभाल ली। अब यह गैंग इंटरनेशनल हो चुका था। जेल में बैठे बैठे लॉरेंस अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करवाता। उसकी तस्वीरें, जिसमें वो जेल की बैरक में महंगे पोशाक पहने हुए मूंछों पर ताव देते हुए नजर आता था, वो युवाओं के बीच वायरल होने लगी। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड था। आज की युवा पीढ़ी जो रील और शॉर्ट्स की दुनिया में जीती है, उसे लॉरेंस का यह दबंग अंदाज पसंद आने लगा। उसे एक ब्रांड की तरह पेश किया जाने लगा। ऑरेंज टी शर्ट, माथे पर तिलक और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। ये लुक उसका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। उसने जेल से ही कई बार अपने इंटरव्यू दिए या अपने संदेश बाहर भिजवाए, जिसमें उसने खुद को एक साधारण अपराधी नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी बताने की कोशिश की। वो अपने लोगों का ख्याल रखता था। अगर उसका कोई साथी पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता या गिरफ्तार हो जाता तो लॉरेंस उसके परिवार की आर्थिक मदद करता। इस वफादारी ने उसके गैंग को टूटने नहीं दिया। पुलिस उसे एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट करती रही, कभी भटिंडा, कभी तिहाड़, कभी राजस्थान, लेकिन उसका नेटवर्क कभी कमजोर नहीं हुआ। हर जेल में उसके नए दोस्त बनते गए और उसका साम्राज्य विस्तार होता गया।
उसने जेल को अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया था, जहां से वो अपने काले कारोबार को ऑपरेट कर रहा था। शराब के ठेकों से वसूली, जमीन के कब्जे और केबल नेटवर्क में हिस्सेदारी से उसके पास लाखों रुपए आने लगे। यह पैसा फिर नए हथियार खरीदने और गैंग को मजबूत करने में लगाया जाता। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ एक गैंगस्टर से ऊपर उठाकर एक कल्ट फिगर बना दिया है। सोशल मीडिया पर आपको हजारों ऐसे पेज और वीडियो मिल जाएंगे जहां उसे एक हीरो की तरह पेश किया जाता है। आखिर क्यों आज का युवा उसे भगत सिंह का एक रूप मानता है? क्यों उसे सनातनी डॉन कहा जाता है? लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत ही चालाकी से अपनी इमेज बिल्डिंग की है। वो खुद को कट्टर हिंदू और गौ रक्षक बताता है। उसने कई बार अपने बयानों में कहा है कि वो नशा तस्करों और देश विरोधी ताकतों के खिलाफ है। खासकर खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ उसने खुलकर आवाज उठाई है। जब भी किसी खालिस्तानी आतंकवादी या समर्थक की हत्या होती है तो अक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता है। इससे राष्ट्रवादी सोच रखने वाले एक तबके में उसके प्रति सहानुभूति पैदा होती है। वो उसे एक ऐसा बाहुबली मानते हैं जो कानून से परे जाकर देश के दुश्मनों का सफाया कर रहा है। उसकी तुलना भगत सिंह से करना हालांकि एक बहुत बड़ा विवादित विषय है, क्योंकि भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी थी, जबकि लॉरेंस पर हत्या और वसूली के आरोप हैं। लेकिन उसके समर्थक कहते हैं कि सिस्टम खराब है और लॉरेंस उस खराब सिस्टम की उपज है जो न्याय कर रहा है। वो अपनी पेशी के दौरान अक्सर भगत सिंह की फोटो वाली टी शर्ट पहने नजर आता है। यह एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक खेल है। वो युवाओं के जज्बातों से खेलता है। उसे सनातनी डॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने हर काम को धर्म से जोड़ देता है। वो मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है और अपनी हर कामयाबी का श्रेय भगवान को देता है। यह विरोधाभास ही उसकी पहेली है। एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में माला। उसके समर्थकों का कहना है कि उसने कभी किसी गरीब को नहीं सताया, बल्कि अमीरों से लूटकर वो अपने लोगों में बांटता है। यह रॉबिन हुड वाली छवि उसे पुलिस और कानून की नजर में भले ही मुजरिम बनाए रखे, लेकिन जनता के एक हिस्से की नजर में उसे मसीहा बना देती है। गोल्डी बरार के साथ उसकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। यह कहा जाता है कि दोनों ने कसम खाई है कि वो अपने दोस्तों की मौत का बदला लेकर रहेंगे। जब उनके कॉलेज के दोस्त और युवा नेता विक्की मिड्डू खेरा की हत्या हुई तो लॉरेंस ने कसम खाई कि वो इसका बदला लेगा, और यहीं से कहानी में एक नया और खूनी मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। वो अपने वादों का पक्का माना जाता है। अगर उसने कह दिया कि वो किसी को मारेगा तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो काम पूरा हो। यह जुबान का पक्का होना ही उसे अंडरवर्ल्ड में विश्वसनीय बनाता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून की नजर में हिंसा कभी भी जायज नहीं हो सकती। चाहे वजह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। मगर लॉरेंस का फैन बेस ये तर्क नहीं मानता। उनके लिए वो भाई है जो अपनी शर्तों पर जीता है। कहानी अब उस दौर में पहुंचती है जब लॉरेंस बिश्नोई ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। तारीख थी 29 मई साल 2022। पंजाब के मानसा जिले में मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन के उजाले में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस खबर ने संगीत की दुनिया में सन्नाटा फैल दिया। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक यूथ आइकॉन थे। उनकी हत्या की जिम्मेदारी लेने में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जरा भी देर नहीं लगाई। गोल्डी बरार ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दावा किया कि यह हत्या विक्की मिड्डू खेरा की मौत का बदला है। इस घटना ने साबित कर दिया कि लॉरेंस जेल में बंद होकर भी बाहर खून की नदियां बहा सकता है। इस हत्याकांड में जिस तरह के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ और जिस सटीक तरीके से रेकी की गई, उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद खराब कर दी। इस घटना के बाद लॉरेंस का नाम हर किसी की जुबान पर था। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे पुराना टारगेट अभी भी बाकी था, सलमान खान। जी हां, वही काला हिरण शिकार मामला। लॉरेंस ने कई बार खुलेआम धमकी दी है कि वो सलमान खान को नहीं बख्शेगा। उसने कहा है कि सलमान खान ने हमारे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और जब तक वो हमारे मंदिर में आकर माफी नहीं मांगते, हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। ये धमकी सिर्फ हवाई नहीं थी। कई बार सलमान खान के घर की रेकी की गई और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरे खत मिले। यहां तक कि उनके घर पर गोलीबारी की भी खबरें आईं, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली। यह सब दिखाता है कि उसका नेटवर्क कितना गहरा है। सिर्फ भारत ही नहीं, कनाडा, अमेरिका और दुबई तक उसके तार फैले हुए हैं।
कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली थी। उसने दावा किया कि सुक्खा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था और हमारे दुश्मनों की मदद कर रहा था। इसी तरह उसने कई और गैंगस्टर्स और नशा तस्करों को भी ठिकाने लगाने का दावा किया है। ये जो इंटरनेशनल सिंडिकेट है, ये बहुत ही जटिल है। पैसा हवाला के जरिए इधर से उधर होता है। शूटर्स को नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भेजा जाता है। हथियार पाकिस्तान सीमा से ड्रोन के जरिए मंगवाए जाते हैं। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसे लॉरेंस ने तैयार किया है। उसने अपने दुश्मनों की एक हिट लिस्ट बना रखी है और वो एक एक करके सबको निशाना बना रहा है। पुलिस उसे रिमांड पर लेती है, पूछताछ करती है, लेकिन वो हर बार मुस्कुराता हुआ नजर आता है, जैसे उसे पता हो कि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उसकी यही मुस्कान उसके दुश्मनों को सबसे ज्यादा चुभती है। सिद्धू मूसे वाला हत्याकांड के बाद तो जैसे वो अजेय हो गया है। उसके गुर्गे सोशल मीडिया पर खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करते हैं और पुलिस को चुनौती देते हैं। यह कानून व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है। आज लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद है। उसे अंडा सेल में रखा जाता है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस पर एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यूएपीए जैसा सख्त कानून लगाया है जो आतंकवादियों पर लगता है। सरकार उसे एक आतंकवादी घोषित करने की दिशा में काम कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि इतना सब होने के बावजूद उसका नेटवर्क टूट क्यों नहीं रहा। हाल ही में जेल से दिए गए उसके 2 इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया था। उन इंटरव्यू में वो बिल्कुल बेखौफ नजर आया। उसने साफ कहा कि उसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने समाज की रक्षा करना और अपने वसूलों पर चलना है। उसने यह भी कहा कि वो राजनीति में नहीं आना चाहता, लेकिन अगर जरूरत हुई तो वो पीछे नहीं हटेगा। आज लॉरेंस बिश्नोई की उम्र 30 साल के आसपास है। इस छोटी सी उम्र में उसने वो शोहरत हासिल कर ली है जो अच्छे अच्छे लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते, भले ही वो शोहरत बदनामी की हो। उसके गैंग का प्रभाव आज बॉलीवुड से लेकर राजनीति के गलियारों तक है। प्रमुख प्रोड्यूसर और नेता उससे डरते हैं, उनसे फिरौती मांगी जाती है। लेकिन क्या यह सब जायज है? क्या एक सभ्य समाज में ऐसे बाहुबलियों की कोई जगह होनी चाहिए? उसके समर्थक उसे हीरो मानते हैं, लेकिन उन माताओं का क्या जिन्होंने अपने बेटों को खोया है? हिंसा का अंत हमेशा बुरा होता है। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े डॉन का अंत या तो पुलिस की गोली से हुआ है या फिर जेल की काल कोठरी में। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये अभी भी लिखी जा रही है। हर रोज एक नया पन्ना जुड़ रहा है। क्या वो अपने मकसद में कामयाब होगा या फिर कानून का लंबा हाथ उसे पूरी तरह से कुचल देगा? क्या वो सच में खालिस्तान को खत्म कर रहा है या फिर यह सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने का एक बहाना है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि लॉरेंस बिश्नोई ने भारतीय अपराध जगत में एक ऐसा अध्याय लिख दिया है जिसे मिटाना आसान नहीं होगा। वो एक पहेली है जिसे सुलझाना पुलिस के लिए एक प्रमुख चुनौती है। कुछ लोग उसे एक गुमराह नौजवान कहते हैं जिसके पास टैलेंट था लेकिन दिशा गलत थी। अगर वो खेलों में या पुलिस में गया होता तो शायद आज देश का नाम रोशन कर रहा होता। लेकिन उसने रास्ता चुना जुर्म का, और जुर्म की दुनिया में वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। यहां सिर्फ एंट्री